नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी एक और कहानी, पगडंडी विकास। हाय दिल्ली की सर्दी कहकर ठंड से कुड़कुड़ाने वाले लोग अगर एक बार महोबा के रेलवे स्टेशन पर रात गुजार लें तो निश्चित ही कहेंगे, हाय महोबा की सर्दी, इससे तो अच्छी है अपनी दिल्ली की सर्दी। महोबा के प्लेटफार्म नंबर 1 की बेंच पर बैठा मैं ठंड से काँप रहा था। दिल्ली में 5 साल रहकर मैं वहाँ की 5 सर्दियाँ झेल चुका था, किंतु इतनी ठंड मैंने वहाँ कभी महसूस नहीं की थी। न ही उतना कोहरा उन 5 सालों में मैंने वहाँ कभी देखा था जितना कि 31 दिसंबर की रात को उस वक्त वहाँ देख रहा था। महोबा में ट्रांसफ़र होकर आने के बाद वहाँ मेरा सर्दी का यह पहला मौसम था। साथ ही पहला मौका था जब वहाँ रात में घर से बाहर था। मैं थोड़ा डरपोक किस्म का आदमी हूँ। ऑफिस से आने के बाद घर से मैं बाहर तभी निकलता हूँ जब बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो अपने कमरे में खा पी कर टीवी देखता हूँ और किशनगंज बिहार में अपने परिवार से बात करके सो जाता हूँ। ट्रांसफ़र होकर मैं कुछ ही महीने पहले वहाँ पहुँचा था। बीवी दोनों छोटे बच्चों को किशनगंज बाबूजी अम्मा जी के पास भेज दिया था। कहा था यहाँ मुझे ज़्यादा दिन ठहरना नहीं है, बच्चे भी छोटे हैं, छोटा तो 3 ही महीने का है। यहाँ अनजान शहर में मैं तो दिन भर ऑफिस में रहूँगा, तुम सबको कौन देखेगा। ज़रूरत पड़ने पे कोई भी मदद को नहीं है। बीवी का मन कतई नहीं था कि मैं महोबा में अकेले रहूँ और वह सास ससुर के पास। आजकल की दबंग बीवियों सी होती तो शायद ना मानती, और मेरे जैसा दब्बू डरपों का पति ऐसा कहने की हिम्मत भी न कर पाता। मगर मेरी अतिशय सीधी सादी भावुक सीरियल में भावुक दृश्य देख कर हुचक कर रो पड़ने वाली बीवी बिना किसी बहस के मान गई कि ठीक है, जैसे भी हो साल भर किसी तरह सास ससुर के पास रह लूँगी, मगर उससे ज़्यादा नहीं रुक पाऊँगी। फिर ऐसे बिलख बिलख के रोई कि पूछिए मत। जिस दिन मैंने यह कहा था उसके बाद घर छोड़ने जाने तक उसकी आंखें मुझे गीली ही दिखी थी। उसकी ये गीली आंखें मुझे भी कमज़ोर कर रही थी। तो मैंने कहा, सुनो, अगर यही हाल बनाए रखना है तो मैं भी यहाँ नहीं रुक पाऊँगा और तुम्हें यहाँ रख कर दिन भर ऑफिस चला जाऊँ, यह भी मुझसे नहीं होगा। ऐसे में नौकरी छोड़कर सीधे अम्मा बाबूजी के पास किशनगंज चलते हैं, वहीं कुछ करेंगे धरेंगे। इतना कहने के बाद उसने अपने को बड़ी मुश्किल से संभाला था। उस सर्दी में जब मैं स्टेशन के लिए घर से चला था तब भी पत्नी को फ़ोन किया था। उसकी हिदायत थी कि स्टेशन पर पहुंचकर फ़ोन करूं। फ़ोन पर आते ही उसने नसीहत दी कि किसी से कुछ ले देकर खाना नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना, कहाँ जा रहे हो या किसी को ना बताना, ठंडा बहुत हो रहा है, बैग से कंबल भी निकाल कर ओढ़ लेना। उसकी हिदायत पर मैंने एक बैग में कंबल रख लिया था। जैकेट, टोपी, मफलर सब पहन रखा था। बीवी की नसीहत पर कंबल रखना मुझे तब भारी लगा था, लेकिन स्टेशन पर जब ठंड ने सताना शुरू किया तो अच्छा लगा कि अच्छा किया। हालांकि मैं रास्ते के लिए हमेशा लुई पसंद करता हूँ, तो उसी बैग में मैंने लुई भी रख ली थी। वही ओढ़कर बेंच पर बैठा ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। पूरे प्लेटफार्म क्या, करीब पूरे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। ज़बरदस्त कोहरा था। लाइट के बल्ब, हैलोजन ट्यूब ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर मिट्टी पोत दी गई है। खूब धूल उड़ रही हो। कोहरा हल्की चलती हवा के कारण धुआं सा उड़ता दिख रहा था। रेलवे ने प्लेटफार्म काफ़ी लंबा बनाया है, लेकिन शेड उसके करीब 40% हिस्से पर ही है। पूरे प्लेटफार्म पर इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। स्टाफ भी अपने अपने कमरों में दुबका था। प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर एक चाय वाला, जहाँ मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी थी, वह भी अपनी दुकान बंद करके चला गया था। मुझसे 10-15 कदम की दूरी पर प्लेटफार्म की छत को सहारा देता मोटा पिलर ऊपर तक चला गया था। पिलर से ही सटे 2 कुत्ते एक दूसरे से गुंथे से पड़े सो रहे थे। मुझे बेंच पर बैठे आधा घंटा हो रहा था। ट्रेन का टाइम भी हो रहा था। मन में व्याकुलता हो रही थी कि ट्रेन जल्दी आ जाती तो उसमें बैठूं। इस ठंड से कुछ तो छुटकारा मिले। ठंड को ध्यान में रख कर ही मैंने 3rd AC में रिजर्वेशन कराया था। प्लेटफार्म का सन्नाटा देखकर मैंने सोचा कि महोबा से
क्या मैं ही अकेला जा रहा हूँ? टाइम हो रहा है और कोई दूसरा यात्री दिखाई नहीं दे रहा। मुझे ठंड बराबर बढ़ती हुई लग रही थी। मैंने तभी मोबाइल में लोकल टेम्परेचर देखा तो वह 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा था। कुछ देर में मुझे लगा कि टेम्परेचर देखने के बाद मुझे और ठंड महसूस हो रही है। दिल को तसल्ली दी कि बस थोड़ी देर और ट्रेन आ ही रही होगी। घर से मोबाइल पर ही ऑनलाइन ट्रेन की स्थिति देखकर ही चला था। इस कोहरे और हाड़ कपाती ठंड में भी वह मात्र 1.5 घंटे लेट थी। अन्य बहुत से लोगों की तरह मेरे लिए भी यह थोड़ा आश्चर्य का विषय था। नहीं तो ऐसे मौसम में ट्रेन का 7-8 घंटे लेट होना आम बात रही है। मैंने सोचा चलो जो भी है, आए तो जल्दी और ऐसे ही पहुंचा भी दे, 8-9 घंटे लेट ना हो। साले की शादी 2 ही दिन बाद है। सोचा इस साले को भी और कोई डेट नहीं मिली थी। हर साल तो यह कड़ाके की ठंड पड़ती है, वह यह अच्छी तरह जानता है। फिर भी यह मूर्खता किए बैठा है। मगर उसकी सारी मूर्खता एक तरफ, क्योंकि आखिर वो साला है, वो भी इकलौता। पहुंचना हर हाल में है। मेरा साला बना भी तो दिसंबर में ही था। हाँ, तब इस साले ने बड़ी खुराफात की थी। मेरे सीधे होने का पूरा फ़ायदा उठाया था, नाक में दम कर दिया था। चलो साले से ब्याज सहित हिसाब पूरा करूँगा। अब मैं बेचैनी में बार बार मोबाइल में टाइम देखने लगा। लगता जैसे टाइम बढ़ ही नहीं रहा है। इसी बीच मेरे कानों में किसी के कराने की आवाज़ पड़ी। आवाज़ मेरी बेंच के पीछे से आ रही थी। इस समय ऐसा क्या हुआ? कुछ गलत की आशंका से दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी बेंच से करीब 8 फीट की दूरी पर दीवार से सटी एक प्रौढ़ महिला जमीन पर लेटी थी। उसने कार्टन के टुकड़े बिछा रखे थे, चिथड़ा सी धोती और उसी पर पुरानी सी बुशर्ट। कुछ एक कपड़े उसने और पहने थे। एक शॉल भी फटी लत्ता सी लपेट रखी थी। इस हाड़ कपाती ठंड में उसके पास ठंड से बचने के लिए और कुछ नहीं था। शॉल भी इतनी फटी थी कि वह उससे अपने को पूरा नहीं ढक पा रही थी। बुरी तरह कांप रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखने का प्रयत्न किया, लेकिन कपड़ों के कारण जब समझ न पाया तो उठकर उसके पास गया। वह दर्द से करा रही थी। उसे क्या तकलीफ थी मैं नहीं समझ पा रहा था। मैंने 2-3 बार पूछा कि क्या तकलीफ है, मगर वह कराती रही। मैंने भी मूर्खता की हद कर दी थी। एक भिखारिन की तकलीफ क्या हो सकती है? भूख प्यास, आवश्यक कपड़ों, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान से अपनी रक्षा न कर पाने से जो भी कष्ट हो सकते हैं, उसके अलावा और क्या दुख दर्द होंगे उसके। मैं वहाँ कुछ देर खड़ा रहा। उसकी हालत पर मुझे बड़ी दया आ रही थी। मन में आया कि इसकी कुछ मदद कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा, मगर क्या करूं? इतनी ठंड इसके लिए कहीं जानलेवा न साबित हो। यह सोचकर मैंने तय किया कि जैसे भी हो पहले इसे ठंड से बचाऊं। फिर मैंने बैग से कंबल निकाल कर उसे दोहरा करके उड़ा दिया, जिससे वह ज़्यादा कारगर हो। वह भूखी भी होगी, यह सोचकर मैंने जो भी बिस्कुट वगैरह जो मेरे पास थे उसे उसके सिरहाने ले जाकर रख दिया। इसी बीच एक और आदमी 2-3 सूटकेस बैग लिए आकर बेंच पर बैठ चुका था। उसे पहुंचाने एक आदमी आया था। शायद वह उसका टैक्सी ड्राइवर था। महिला को कंबल उड़ाने के बाद भी उसके कराने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे मन में उसे आराम देने के लिए व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। मन में ऐसी तीव्रता मैंने कभी किसी के लिए महसूस नहीं की थी। मैंने फिर बैग खोला। उसमें से पत्नी की 2 शॉल जो उसने मंगाई थी वह निकाली और दोनों उसी के ऊपर डाल दी। वापस आकर बेंच पर बैठा तो वह आदमी मुझे देख रहा था। उसने मुंह में तंबाकू दबा रखी थी। उसे मैंने अब गौर से देखा तो हुलिया से मुझे कोई बिजनेसमैन लगा। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसने कहा, भाई साहब एक बात कहूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे? मेरे नहीं कहने पर वह बोला, आपने जो किया बढ़िया है, लेकिन आप इन सबको जानते नहीं हैं। इसे आपने कपड़े दे दिए हैं, लेकिन ये कल फिर ऐसे ही मिलेगी। ये सारे कपड़े कहीं बेच देगी, फिर नशा पत्ती करेगी। इन सब ने इसे धंधा बना लिया है। इतने सारे नियम कानून हैं, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती। वह भी इनसे हफ्ता लेती है। इसलिए इनको देना इनकी आदत खराब करना है, भीख मांगने की आदत को बढ़ावा देना है। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी गुस्सा आई कि अजब आदमी है। किसी की तकलीफ में उसे 1 पैसे की मदद करना तो दूर, दूसरे को भी मना कर रहा है।
मानवता नाम की चीज़ ही नहीं है। ऊपर से मुझे शिक्षा दे रहा है। कुछ देर तो मैं समझ ही नहीं पाया कि इसे इसकी बातों का जवाब क्या दूँ। मैं देखता भर रहा। तभी वह फिर बोला, देखिए, जब इनको भीख नहीं मिलेगी तभी ये कुछ काम धंधा करेंगे, नहीं तो ऐसे मांगेंगे, खाएंगे, पिएंगे। इस तरह हम अपने बीच से कभी भिखारियों को खत्म नहीं कर सकेंगे। भीख मांगना एक दब्बा अभिशाप है हमारे समाज का। आखिर कब तक इसे अपने साथ चिपकाए रहेंगे? ये अभी तक हमारे साथ चिपके हुए हैं। इसके लिए हमारी ये बेकार की दया ही जिम्मेदार है कि हम ऐसे ही दे देकर इन्हें पाले हुए हैं, इन्हें और आगे बढ़ने की खुराक देते हैं। उसकी यह बातें मुझे खुद पर बड़ी तोहमत लगी और उसकी ढिठाई भी कि इसकी हिम्मत तो देखो कि न जान न पहचान लेक्चर ऐसे दे रहा है जैसे मैं इसका नौकर हूँ। अब तक मैं भी उसको जवाब देने के लिए तैयार हो चुका था। मैंने छूटते ही कहा, ऐसा है कि सारे नियम कानून से ऊपर है मानवता। मुझे मालूम नहीं कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून है कि किसी की जान बचाने के लिए किसी को सजा दी जाए। मुझे मालूम नहीं है कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा कानून है कि किसी की जान बचाने के लिए किसी को सजा दी जाए, और यह भी कि किसी की जान खतरे में है तो उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ जाए, उसकी जान न बचाए। मेरी बात सुनते ही वह थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, मैं किसी की जान बचाने से मना नहीं कर रहा। मैं तो भीख ना देने की बात कर रहा हूँ, जिससे भीख मांगने की प्रथा को बढ़ावा ना मिले। उसके तेवर और बात पर मैंने थोड़ी सी विनम्रता उड़ते हुए कहा, अरे भाई, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि मैंने किसी को भीख नहीं दी है। मैं भीख को बढ़ावा देने ना देने के बारे में सोचता ही नहीं। मुझे वह महिला बीमार, लाचार, बेसहारा, बेघर दिखी। उसकी हालत ऐसी है कि तुरंत उसे ठंडे से बचाया ना गया तो उसकी जान भी जा सकती है, और मैंने उसकी जान बचाने की ही कोशिश की है। मैं पूरे विश्वास के साथ यह मानता हूँ कि मैंने मानवता के नाते अच्छा ही किया है। मैंने सोचा अब वह चुप हो जाएगा, लेकिन मेरा आकलन गलत निकला। वह तुरंत ही पूरी दृढ़ता के साथ बोला, हाँ, ये तो कह सकते हैं कि जान बचाई, लेकिन भीख तो दी ही गई और इससे इस प्रथा को बढ़ावा भी मिला ही। वह यह बात पूरी कर आखिर में हंस भी दिया। इससे मुझे लगा कि वह मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। यह बात दिमाग में आते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैं इतनी खींच महसूस कर रहा था कि अपने दब्बू स्वभाव के बावजूद नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए बोला, अब मुझे जो करना था वह तो मैंने कर दिया। उससे मुझे कोई अफसोस नहीं बल्कि संतोष ही है। हाँ, आप चाहें तो पुलिस में कंप्लेंट कर मुझे अरेस्ट करा दें। मैं आपके इस काम से बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। आप भी अपना कर्तव्य पूरा कर लीजिए। अब वह समझ गया कि मुझे उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, तो वह रफू करते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। आप तो बुरा मान गए। आप जैसे अच्छे इंसान को कोई कानून गिरफ्तार ही नहीं कर सकता। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे तो यह सोचना भी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता लगेगी। ये तो हमारी इन सरकारों को सोचना चाहिए कि हमारे देश में गरीब हैं क्यों। उसकी बात से मैं समझ गया कि यह उन्हीं लोगों में से एक है जो ऐसे स्थानों पर टाइम पास करने के लिए आसपास के लोगों को किसी न किसी तरह किसी मुद्दे पर निरर्थक की बहस में उलझा ही लेते हैं। दया योग से मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन बहस करने में नहीं, सुनने में। मगर वहाँ कोई और नहीं था तो उससे बहस करता। मगर वहाँ कोई और नहीं था जो उससे बहस करता। मैंने सोचा चलो जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक इसी से झक लड़ाते हैं। यह सोचते हुए मैंने तुरंत बात आगे बढ़ाई। कहा, देखिए, असल में हम भारतीयों की असल समस्या यह है कि हम पीढ़ियों से इस सोच के हो गए हैं कि कोई देवता मसीहा आएगा और हमारी समस्याओं को हल कर देगा। हम केवल एक ही काम करते हैं कि मसीहा का इंतज़ार करते हैं। यह काम हम बहुत ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत से करते हैं। इंतज़ार में पीढ़ी दर पीढ़ी निकाल देते हैं, लेकिन कभी हताश निराश नहीं होते, कभी थकते नहीं। मेरी बात सुनते हुए आश्चर्य सा व्यक्त करते हुए बोला, अरे भाई साहब, आपने तो बड़ी ऊंची बात कह दी। यह बिल्कुल सही है। मैं तो कभी यह सोच ही नहीं पाया। मगर ये बताइए, आपके दिमाग में यह बात कैसे आ गया कि हम भारतीय हमेशा किसी मसीहा का ही इंतज़ार करते रहते हैं। मुझे लगा कि बात अब उस ओर मुड़ गई है कि अंतहीन बकवास चलती रहेगी। मैंने बात आगे बढ़ाई। कहा, देखिए, स्टेशन ही देखिए। अब याद करिए जरा 1.5 साल पहले के स्टेशन, जब हर तरफ गंदगी भरी रहती थी,
छोटे छोटे स्टेशनों की तो बात ही ना करिए। अच्छा ये बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले लगते हैं, क्या गवर्नमेंट द्वारा स्वच्छता अभियान शुरू करने से पहले यह स्टेशन इतना साफ सुथरा रहता था? हालांकि अब भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, ये बात तो है। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वच्छता अभियान से पहले इतनी क्या, इसकी 25% भी सफाई नहीं रहती थी। लेकिन इससे मसीहा वाली बात कैसे जोड़ रहे हैं? बड़ी मामूली सी बात है। देखिए, सफाई को लेकर हमारे यहाँ समाज, खासतौर से धर्म में सफाई स्वच्छता के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, बहुत जोर दिया गया। हम अपने घरों में तो बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन बाहर जितना चाहें, जहाँ चाहें उतनी गंदगी करते हैं। हॉस्पिटल, स्टेशन, ऑफिस, सड़क, यहाँ तक कि मंदिर, नदी तक नहीं छोड़ते हैं। हाँ, बातें हम लोग खूब करते हैं, अरे यार यहाँ इतनी गंदी है, वहाँ इतनी गंदगी है। गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, लेकिन अपने कर्तव्य के बारे में कभी बोलते क्या, सोचते तक नहीं। लेकिन ये पीएम आया तो इसने सफाई को ही मुद्दा बना दिया। बीमारी और बाहर फ्रेश होने के लिए जाने वाली महिलाओं की सुरक्षा को देश के सम्मान से जोड़ दिया। इतना जोर देने लगा कि बहुत से लोगों को वह सफाई का पुरोधा मसीहा नजर आने लगा। देखिए, हालात तेजी से बदलने लगे कि नहीं, वही देश है, वही लोग हैं, व्यवस्था वही है। बस एक व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कही, कुछ ऐसा जोर दिया कि स्थितियाँ बदलने लगी। यानी हम ऐसी सोच के लोग हैं कि सोए रहते हैं, हमें जगाने वाला कोई चाहिए। हनुमान जी को तो श्राप था कि उन्हें अपनी ताकत का ज्ञान तभी होता था जब कोई उन्हें याद दिलाता था। लेकिन हम सब ऐसे क्यों हो गए? हम इंसानों को तो ऐसा कोई श्राप नहीं, ऐसा कोई श्राप मिला नहीं। फिर भी स्वामी विवेकानंद को कहना ही पड़ा, उत्तिष्ठ भारत, जागृत भारत। अगर हम लोग सोते हुए ना होते, यह बात कही ही क्यों जाती? मेरी बात पूरी होते ही वह बोला, हाँ मैं मानता हूँ उस बात को। आपकी बातों से लगता है कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से गहरा संबंध रखते हैं, लेकिन भाई काम तो शुरू से ही होता ही रहा, कोई नई बात तो है नहीं। धीरे धीरे एक दिन सब हो ही जाएगा, सही हो जाएगा। उसकी इस बात पर मैं हंस पड़ा। इस बीच उसने अपना परिचय भी दिया था। अपना नाम धीरज सोमवंशी बताया था। मैंने हंसते हुए ही कहा, धीरज जी, मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखता। मुझे ये सारी पार्टियां और नेता सब के सब एक से लगते हैं, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि ये जो भी करते हैं वह वोट के लिए करते हैं। उनकी पार्टी को वोट कैसे मिले, वो कैसे जीतें, यही उनका मकसद होता है। बस फर्क इतना है कि कोई कम है, कोई ज़्यादा। मैं जॉन क्वांटन की इस बात को 100% सही मानता हूँ कि ये नेता तो जब लोगों को सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी नज़र आती है तो वो जाकर कुछ और सुरंग खरीद लाते हैं। तो इन नेताओं की तो मैं बात ही नहीं करता। ये नेता हम देशवासियों को नई नई सुरंगें दिखाने वाले ना होते तो 70 साल बाद भी देश जापान, चीन से पीछे ना होता। 70 साल से गरीबी हटाने के नारे दे देकर वोट लिए जा रहे हैं, लेकिन गरीब बढ़ते जा रहे हैं, नेता अमीर होते जा रहे हैं। आज भी कितने लोग खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान के अभाव में मर रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक डूब मरने वाली बात और क्या होगी? 1-2 नहीं, 70 साल बीत गए हैं भाई, और कितना वक्त चाहिए? इन नेताओं की तो गरीबी, सारी परेशानियां नेता बनते ही दूर हो जाती है। इसलिए मैं किसी नेता या पार्टी की नहीं, व्यक्ति विशेष की ही बात करता हूँ। जिस व्यक्ति ने स्वच्छता अभियान शुरू किया, मैं उसे नेता नहीं, एक व्यक्ति के रूप में लेता हूँ, क्योंकि उसका यह काम ऐसा है जिसमें मुझे उसका कोई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दिखता। इसके उलट जिस तरह शक्ति भी बढ़ती जा रही है, उससे उसे नुकसान हो सकता है। हाँ, आतंकियों, कश्मीरियों के मुद्दे पर उसे मैं उसी रास्ते पर मुड़ता देख रहा हूँ जिस रास्ते पर उसके पूर्ववर्ती चल रहे थे। ये तो बड़े आश्चर्य वाली बात कह रहे हैं आप। ये पीएम तो शुरू से ही एकदम अलग चला है कश्मीर मुद्दे पर। बड़ा सख्त है आतंकियों पर। धीरज जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ठीक चले, उम्मीदें बंधी कि आतंकियों, गद्दार, अलगाववादियों से देश की 1.25 अरब जनता मुक्ति पाएगी। लेकिन बाद में 4 कदम आगे 2 कदम पीछे वाली हालत मुझे दिखाई दे रही है। 2 उदाहरण देता हूँ। पहला नवंबर 2014 का, आतंकी कार में जा रहे थे। खुफिया सूचना पर सेना ने उन्हें चौराहे पर रोकना चाहा, नहीं रुके। दूसरे तीसरे पर भी नहीं रुके। अंततः मजबूर होकर सेना ने कार्रवाई की
और दोनों आतंकी मारे गए। सेना की इस कार्रवाई पर विपक्षी पार्टियां सेना की तारीफ तो नहीं कर सकी, उल्टे उसी पर राशन पानी लेकर चढ़ पड़ी। पीएम ने भी सपोर्ट नहीं किया। जांच के आदेश हो जाते हैं, लेकिन प्रेशर इतना पड़ा कि जांच पूरी होने से पहले ही अंततः सेना के बहुत बड़े अधिकारी को माफ़ी मांगनी पड़ी। जांच पूरी हुई तो सेना सही निकली। यह पहला मौका था जब सेना के इतने बड़े अधिकारी को माफ़ी मांगनी पड़ी। इतना अपमान झेलना पड़ा, देश के दुश्मन गद्दारों से माफ़ी मांगनी पड़ी। चलिए यहाँ तक किसी तरह बर्दाश्त कर लिया जाए, मगर अति तो तब हो गई जब स्थानीय चुनाव के वक्त इसे मुद्दा बनाया गया। कहा गया कि देखिए, इतने बड़े अधिकारी ने पहले कभी माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अब मांगी। अब आप ही बताइए कि जो सेना अपनी जान देकर हमारी रक्षा करती है, हम आप यहाँ निश्चिंत होकर सुरक्षित गप मार सकते हैं, उसी सेना को माफ़ी मांगने के लिए विवश किया जाता है, वोट के लिए माफ़ी को हथियार बनाया जाता है। वहाँ सेना के मनोबल को किस तरह कुचला जा रहा है, इसका एक उदाहरण और देता हूँ। यही अप्रैल 2016 की बात है। एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार पर मामला भड़क उठता है। आतंकी अपना खेल खेलने लगते हैं। हंदवाड़ा में भीड़ सुरक्षा बलों पर हमला हो गई। सेना के जो बंकर वहाँ 25-30 वर्ष से बने थे, उसे आतंकी भीड़ तोड़ती रही, उसे नेस्तनाबूद करती रही, मगर सेना को इन गद्दारों पर कार्रवाई नहीं करने देगी। यहाँ भी मामला झूठा निकला। इससे सेना का मनोबल चूर चूर नहीं होगा तो क्या होगा। फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि सेना हमारी रक्षा करे। पीएम के कदम यहाँ भी आगे पीछे होते रहें, इससे वहाँ अलगाववादी और मजबूत हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इन अलगाववादियों को पिछली सरकारें पालती आई हैं। इनकी सुरक्षा हमारी सरकार करती है, इन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। इनके लिए होटलों में सैकड़ों कमरे हमेशा बुक रहते हैं। मतलब कि हमारे ही पैसों से इनके खाने पीने, रहने, सुरक्षा का सारा इंतजाम होता है, मगर फिर भी ये हमें डसते रहते हैं। नई सरकार, नई पार्टी से लोगों ने उम्मीद की थी कि इन अलगाववादियों को कम से कम सरकार पालना बंद करेगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। दुनिया में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए इस मुद्दे पर मुझे उसके प्रति सख्त नाराज़गी है। इसलिए आपसी बातों को किसी फॉलोअर की बात ना मानकर चले, एक सामान्य देशवासी की बात माने। मेरी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनने के बाद वह बोला, आप तो बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। टीवी चैनलों पर डिबेट में राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरह अपनी बात कह रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मगर विनायक सेन जी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, कोई नेता नहीं हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक बात बहुत साफ मानता हूँ, कहता हूँ कि कुछ भी कहिए, देश ने विकास तो किया है। इस सच से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको भी इस सच को मानना चाहिए। 10 में 10 नहीं तो हम इसके लिए उन्हें 7-8 मार्क्स तो दे ही सकते हैं। विकास तो हुआ ही है, क्या कहते हैं आप? उसकी बातें सुनते हुए मैं सोच रहा था, बेटा बोल लिया जितना बोलना है, लेक्चर दे ले। मेरा टाइम आसानी से कट रहा है, बस 15 मिनट और। इसके बाद तो ट्रेन की पता नहीं किस बोगी में तू और किस में मैं, मगर तब तक तूने ये जो विकास हमें दिखाया उसका असली चेहरा तुझे दिखाता हूँ। मगर तुम्हारी बातों का जवाब देने से पहले एक बार उस महिला को देख लूँ, वह कैसी है। तेरी बातों में उसे भूल ही गया, बातूनी बकलोल कहीं का। मैंने उठते हुए उससे कहा, 1 मिनट में उसकी हालत देख कर आता हूँ। शायद उसे कंबल उड़ने के बाद आराम मिला है, अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। मेरे इतना कहते ही वह बोला, अरे विनायक जी, आप कहाँ परेशान हो रहे हैं? उससे जो चाहिए था वो आपने दे दिया, अब वह तान कर सो रही है। लेकिन मैं उसकी बात को अनसुना करता हुआ उसके पास चला गया। देखा वह सो रही थी। मैंने उसे कंबल साल से पहले ही अच्छे से सिर तक ढक दिया था। अब वह पहले ही की तरह बिल्कुल नहीं करा रही थी। उसे आराम से सोता देखकर मुझे बड़ी संतुष्टि मिली। कोहरे की तरह मेरा ध्यान फिर गया, हुआ अब पहले से ज़्यादा दिख रहा था। हम सेट के बीचों बीच थे, वह महिला दीवार से सटी थी। फिर भी कोहरे का झोंका ऐसा लगता कि अंदर तक आ ही जा रहा था। मैं वापस आकर बैठा, प्लेटफॉर्म की घड़ी पर नज़र डाली तो वह बंद मिली। मैंने मोबाइल में देखते हुए कहा, धीरज जी, अब तो ट्रेन के आने का टाइम 10 मिनट ही रह गया है, लेकिन ट्रेन के बारे में अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ।
मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनाउंसमेंट शुरू हो गया। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इसके बाद पूरी बात सुनकर मैंने कहा, लीजिए धीरज जी, विकास देखिए, ट्रेन घंटा भर और लेट हो गई है। विकास के 70 साल हो गए हैं, लेकिन हम ट्रेन तक टाइम से नहीं चला पा रहे हैं। धीरज हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं विनायक जी, हमारी बात भी अभी पूरी नहीं हुई है। जब तक पूरी होगी तब तक 1 घंटा बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वाह हा 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 करके हंस पड़ा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही रेडीमेड खैनी तंबाकू का पाउच निकाल कर बोला, लीजिए, ऐसे मौसम में ये बुद्धिवर्धक चूर्ण लीजिए, बड़ा आराम मिलेगा। मैंने तुरंत मना कर दिया, झूठ बोल दिया कि मैं तंबाकू नहीं खाता। उसके तंबाकू ऑफर करते ही मेरे दिमाग में आए दिन ट्रेन बस में जहरखुरानों द्वारा ऐसे ही यात्रियों से दोस्ती करते फिर खाने पीने की चीज़ों में जहर देकर बेहोश या मार कर लूटने की घटनाएं आ गईं। पत्नी इन चीज़ों को लेकर मुझे बराबर आगाह करती रहती है। अनजान आदमियों से भूल कर भी कुछ मत लेना, ना खाना पीना। मैंने देखा अब तक 7-8 और यात्री भी प्लेटफार्म की अन्य कई बेंचों पर बैठ गए थे। मेरे मना करने पर वह तंबाकू दांत और होंठ के बीच में चुटकी से दबाते हुए बोला, विनायक जी, ये बुद्धिवर्धक चूर्ण मैं स्टूडेंट लाइफ से ही खाता आ रहा हूँ। बिना इसके तो मैं अब कोई काम ही नहीं कर पाता। ये ट्रेन ड्राइवर भी मुझे लगता है कि बिना इसके इंजन स्टार्ट कर नहीं पाते। ट्रेन के लेट हो जाने से मुझे अब उसकी ऐसी बेहुदा बातों से खींच होने लगी। मैंने सोचा कि खींच कर कहीं मैं कोई सख्त बात ना बोल बैठूं और बेवजह यहाँ लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए मैं चुप रहा। सोचा या बकलोलई यानी निरर्थक अनर्गल बातें करेगा, फिर मेरी कोई बात इसको चुप गई तो यह झगड़ा भी करेगा। मगर वह ऐसा बातू नहीं था कि चुप ही नहीं हुआ, विकास के पीछे ही पड़ गया, इतना कि मैं चुप नहीं रह पाया। मैंने कहा, अब जिस विकास की बात कर रहे हैं उस बारे में इतना ही कहूँगा कि जापान, चीन और हम लोग लगभग साथ साथ आज़ाद हुए। मैं एकदम साफ कहता हूँ कि जापान, चीन ने वास्तविक विकास किया, दुनिया के पहले 5-6 शक्तिशाली देशों में शामिल है। चीन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, अमेरिका, रूस जैसी महाशक्ति अगले कुछ सालों में उससे पिछड़ जाए तो आश्चर्य नहीं है। जापान का विकास तो इन सब से आगे है ही। हम यहाँ ट्रेन के इंतजार में ठिठुर रहे हैं, बैठने तक की ढंग की जगह नहीं है। सुरक्षा को लेकर संदेह है। चीन बेंगलुरु ट्रेन चला रहा है जिसमें पहिए ही नहीं होते। उसकी गुड्स ट्रेन कई देशों को पार कर लंदन तक सामान पहुंचा रही है। जापान की बुलेट ट्रेनों का जवाब नहीं। हमारे यहाँ अभी बुलेट ट्रेन शुरू होने में 4-6 साल और लग जाए तो आश्चर्य नहीं। हम नोट छापने के लिए इंक, कागज तक बाहर से मंगाते हैं। सेना के हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। वो सप्लाई बंद कर दे तो हफ्ते भर भी किसी से लड़ नहीं सकते। देश में 100% साक्षरता एक सपना बनी हुई है। पूरी शिक्षा व्यवस्था आंसू बहाने को विवश करती है। महिलाएं क्या, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, कोई भी सुरक्षित नहीं। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सहित किसी भी क्षेत्र में हम नहीं कह सकते कि हम फला क्षेत्र में विकसित हो गए हैं। गरीबी दूर नहीं कर सके। फिर भी सरकार बड़ी बेशर्मी, घमंड के साथ प्रचार करती है कि गरीबों को हम मनरेगा योजना के तहत 100 दिन रोजगार देते हैं, इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। तो भाई बेशर्म नेतागण, ये भी तो बताओ कि बाकी 265 दिन ये गरीब जो फाका कसी करेंगे उसका जिम्मेदार कौन है? 70 साल में हम उनको इतना सक्षम, स्वावलंबी क्यों नहीं बना सके कि ऐसी योजनाओं की जरूरत ही न पड़ती। इतने सालों में हम लोगों को गड्ढा खोदने, झुआ उठाने लायक ही बना सके, फिर भी हम ऐसी योजनाओं पर घमंड करते हैं। अरे ऐसी योजनाएं देश के माथे पर कलंक है, काला धब्बा है। सबसे पहले तो हमें इस कलंक को साफ करने का अभियान चलाना चाहिए। हम आगे बढ़े ही नहीं, हम रेंग रहे हैं। यह नई सरकार भी बड़ी बातें कर रही है, अगर आधा भी कर ले तो बहुत काम होगा। हालात बदल जाएंगे, मगर इसके लिए भी 8-10 साल तो चाहिए ही चाहिए। तो धीरज जी, मैं बहुत साफ कहता हूँ कि विकास तो चीन, जापान ने किया है, हमने नहीं। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं विनायक जी,
आपकी बातों को माने तो पिछले 70 साल में हमने कुछ किया ही नहीं, कोई विकास नहीं किया। तो ये बताइए देश के कोने कोने तक हम ट्रेन से जा पाते, जहाज़ से दुनिया कहीं भी जा पाते, जहाज़ से? खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। अब तो हर साल इतना अनाज चूहे कीड़े खा जाते हैं, इतना बर्बाद होता है जितना ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के कारण मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है, खेल में आगे बढ़ रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर हैं जहाँ विदेशों से भी लड़के पढ़ने आते हैं। सबसे ज़्यादा पिक्चरें यहाँ बनती है, अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़ सफलताएं हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मन सीधे टकराने से बचते हैं। क्या ये सब विकास नहीं है? विकास नहीं है तो क्या है? धीरज को यह सब कहते हुए मैं जितना सुन रहा था, उससे कहीं ज़्यादा यह सोच रहा था कि ये बकलोल चुप ना हुआ तो ऐसे ही सिर खाता रहेगा। इसको एकदम चुप कराने के लिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसको एकदम धो पोंछ कर सुखा डालूं। मैंने यही सोचकर उसके चुप होते ही कहा, लेकिन चीन जापान के आगे कहाँ ठहरते हैं? निश्चित ही इसका जवाब हमारे आपके पास, देश के किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। बंधुवर, सच कहूँ कि हमने विकास किया ही नहीं, विकास हो गया। दुनिया के अर्थशास्त्री इस विकास को चमत्कार या कुछ भी कहें, लेकिन मैं इसे पगडंडी विकास कहता हूँ। यह कहते ही धीरज एकदम चौंक गया। अपनी जगह थोड़ा तनकर बैठते हुए उसने कहा, पगडंडी विकास? अरे भैया, ये कौन सा विकास है? पहली बार सुन रहा हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। धीरज ने हंसते हुए यह बात कही। हंस मैं भी रहा था, इस पर वह फिर बोला, बताइए भाई बताइए, पगडंडी विकास को हम भी जान लें। मुझे लगा यह बकलोल अब ज़्यादा नहीं बोलेगा, अब रही सही कसर पूरी कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, पगडंडी विकास क्या है। पहले ये बताइए कि गांव से आपका संबंध कितना है? उसने कहा, गांव से तो अब मेरा कोई संबंध नहीं रहा। असल में मैं वहाँ की बिलो द बेल्ट राजनीति आए दिन की समस्याओं से बहुत ऊब गया, तो खेती बाड़ी सब बेच बाच कर गाँव को हमेशा के लिए जयराम कह आया। फादर थे नहीं, माँ की भी यही इच्छा थी। उसे हमेशा यही डर सताया रहता था कि दुश्मन पट्टीदार कहीं मेरी हत्या ना कर दे। इसी बीच एक हत्या गांव में हो भी गई, तो फिर माँ एकदम पीछे पड़ गई। फिर आनन फानन में बेच बाच दी सारी खेती बाड़ी। मतलब कि आप गांव में पले बढ़े हैं, लंबे समय तक वहाँ रहे हैं, इसलिए आपने पगडंडी देखी ही नहीं बल्कि उस पर खूब चले भी हैं। पगडंडी कैसे बनती है वह भी आप जानते हैं। वैसे आप अगर खुद बताते तो और अच्छा था। नहीं, आप ही बताइए। आप पगडंडी नहीं, पगडंडी विकास की बात कर रहे हैं, जो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इसलिए आप ही बताइए, मुझे तो सिर्फ सुनना है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। देखिए, मेरी नज़र में भारत का विकास पगडंडी विकास इसलिए है क्योंकि जैसे गांव देहात या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लोगों के किसी एक ही दिशा में आते जाते रहने से उस पूरी जगह जहां लोगों के पैर पड़ते हैं वहां से घास वगैरह गायब हो जाती है, साफ सुथरी एक पट्टी सी बन जाती है। जैसे गंजे व्यक्तियों के सिर पर से बीच से बाल गायब हो जाने से बीच में सफ़ा चट सिर नजर आता है, यानी कि लोगों के चलने से एक रास्ता बन जाता है। घास गायब हो जाती है तो यह रास्ता किसी ने बनाया नहीं, या लोगों के चलते रहने से विकसित हो गया। किसी ने सोच समझकर सायास इसका विकास नहीं किया, बस हो गया। तो ठीक ऐसे ही हमारे देश का अधिकांश विकास है, जो किया नहीं गया, बस हो गया। लोग चलते रहे और देश भी चलता रहा। इस पगडंडी विकास के कारण ही हम अंधेरे में ठंड से कांपते ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और हमें यहाँ तक नहीं पता कि वाकई ट्रेन की लोकेशन क्या है। जापान, चीन में जितनी दूरी लोग ट्रेन से 1 घंटे में तय कर लेते हैं, हमें हमारी ट्रेनें उतनी दूर कम से कम 5-6 घंटे में पहुंचाती है। तो धीरज जी, पगडंडी विकास और किए गए विकास में ये मूल फर्क है। अब कहिए, क्या कहेंगे? मैंने सही कहा या गलत? मुंह में तंबाकू भरे धीरज जी हूँ कर हंसते हुए उठकर पिलर के पास गए। पिलर के एक कोने पर पिच से थूक कर वापस आए। अपनी जगह बैठकर बोला, वाह विनायक जी वाह, बहुत खूब बात कही आपने। आपकी पगडंडी थ्योरी का भी जवाब नहीं। बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की थ्योरी इसके आगे पानी भर रही है।
तो मैं क्या बोलूँगा। विकास किया गया और विकास हो गया, इन दोनों के बीच आपने ऐसी विभाजन रेखा खींची है कि सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। हालांकि मैं अपने एक गुरु जी की बात कभी भूलता नहीं कि उत्तर कितना भी सटीक हो, प्रश्न की संभावना कभी खत्म नहीं होती। तो करिए प्रश्न। मैंने मन ही मन सोचा, यार थोड़ा चुप क्यों नहीं हो जाती। मैंने टाइम पास करने की सोची थी, तुमसे जग लड़ाने या सिर खपाने की नहीं। अब भी प्रश्न करने की संभावना तलाश रहा है। पता नहीं कितना प्रश्नानुकूल प्राणी है। प्रश्न करने को कहते ही वह बोला, प्रश्न की संभावना खत्म नहीं होती, मैंने यह कहा। फिलहाल कोई प्रश्न है या मैंने नहीं कहा। अपनी बात पूरी करते करते उसने फिर तंबाकू का पाउच निकाल लिया। मुझसे पूछा, मैंने फिर मना कर दिया। मन ही मन सोचा, चेन स्मोकर सुना था, ये तो चेन टोबैको ईटर लग रहा है। ये तो चेन टोबैको ईटर लग रहा है। अभी थूक कर आया, फिर खाने जा रहा है। खाकर पाउच फिर जब जेब में रखने लगा तो मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या आप मुंह में तंबाकू हमेशा दबाए रहते हैं? तो उसने मुझे कुछ आश्चर्य में डालते हुए कहा कि मैं तो सोते समय भी मुंह में दबाए रहता हूँ, ना लूँ तो सो नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, इन पैकेटों पर कैंसर पेशेंट की भयावह फोटो रहती है, फिर भी आप लोग खाते रहते हैं। डर नहीं लगता कैंसर होने का? या नहीं सोचते कि कुछ हो गया तो परिवार को कौन देखेगा? मेरे इतना कहते ही वह फिर हंसा। बोला, आप भी कैसी बातें करते हैं। ये बताइए कि हम लोग ट्रेन बस वगैरह से हर जगह आते जाते रहते हैं ना, जबकि हर साल लाखों लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, अपंग हो जाते हैं। परिवार तो तब भी दो राह पर आ जाता है, बिखर जाता है, फिर भी हम घर से निकलना बंद नहीं करते। इतना कोहरा है, जर्नी के हिसाब से यह सबसे खतरनाक मौसम है, फिर भी देखिए हम लोग निकले हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए। तो जो होना होगा वो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। बात करने की उसकी टोन से मुझे लगा कि उसे मेरी बात बुरी लगी। दूसरे मैंने बेवजह इसे फिर छेड़ दिया, फिर से सिर खाएगा, इसलिए बात खत्म करने की गरज से कहा, हाँ सही कह रहे हैं, बेवजह परेशान होते हैं हम लोग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये कहकर मैं चुप हो गया, मगर मन में यह बात भी आई कि ऐसी सोच के चलते ही शायद पहले कहा गया है कि चिलरे के डर से कथरी नहीं छोड़ी जाती। चिलरे यानी चीलर के डर से कथरी नहीं छोड़ी जाती। लेकिन इसका जवाब भी तो तभी के लोगों ने दिया कि दीदा फोड़े अपने हाथ और नाव लगावे भवानी के हाथ। दीदा यानी आँख, नाव यानी नाम। खुद कुआं में कूद कर कहें कि यही होना था। वारी सोच, बचाव के कैसे कैसे कुतर्क हैं। मैंने सोचा, अच्छा होता यदि गवर्नमेंट इन चीज़ों का उत्पादन ही बंद करा दे। मैंने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की और उठकर फिर उस महिला को देखने गया। मुझे इस बार और शांति मिली कि वह आराम से सो रही थी। मैं वापस आकर बैठा ही था कि अनाउंसर की आवाज़ फिर गूंजी, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मेरे कान खड़े हो गए। ध्यान से सुनने लगा कि कितनी देर में आ रही है ट्रेन, मगर जो अनाउंस हुआ उससे मैंने खींचकर सिर पीट लिया। ट्रेन लेट नहीं हुई थी, कैंसिल कर दी गई थी। यह सुनकर प्लेटफार्म पर जो गिने चुने यात्री बैठे थे ठंड से सिकुड़े, उन सब में एक हलचल सी उत्पन्न हो गई। धीरज उठकर फिर वहीं पिच से थूक कर आया और मुझसे पूछा, विनायक जी अब क्या किया जाए? ये तो अच्छा तमाशा हो गया। तमाशा क्या, महा तमाशा हो गया। मुझे हर हाल में पहुंचना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पहुंचना मुझे भी है, चाहूं तो भी जर्नी पोस्टपोन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अपनी आदत से परेशान हूं। घर से जब निकल देता हूं तो जहां जाना होता है वहां फिर हर हाल में जाऊंगा, फिर चाहे आंधी आए या तूफान। ट्रेन ना सही बस से जाऊंगा, मगर सवेरे तक तो यहीं रुकना पड़ेगा। इस कोहरे में बाहर कहीं कुछ भी मिलने वाला नहीं। घर में भी कोई ऐसा नहीं जिसे बुला सकूं। होता तो भी मैं इस मौसम में बुलाता नहीं, इसलिए रात तो यहीं काटनी है। मैंने भी उससे सहमत होते हुए कहा, हाँ काटनी तो यहीं पड़ेगी। रात क्या, सवेरे 8-9 बजे से पहले कोई साधन मिलने वाला नहीं। इतना लंबा टाइम काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन सालों ने ये भी नहीं बताया कि ट्रेन कैंसिल क्यों की। अरे बताएंगे क्या, अंडरस्टूड है,
जीरो विजिबिलिटी दिखाएंगे, यही बताएंगे। फिर भी धीरज जी बताना तो चाहिए ना, ये तो हम अनुमान लगा रहे हैं। हमारे यहाँ कोहरे के कारण ट्रेनें ठप होती हैं, ज़िंदगी ठप होती है, ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। रीजन बता देने से कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मैंने जूते पहने पहने पैर उठाकर बेंच पर रख लिए। उन्हें उतारने की हिम्मत नहीं हुई, पैर जैसे गले जा रहे थे। वूलन मोजे जूते पहने थे, लेकिन लग रहा था जैसे कुछ पहना ही नहीं। लोई को पूरी तरह लपेट लिया था, केवल आंखें खुली थी। धीरज ने कंबल निकाल कर ओढ़ लिया था। उसने अपने सूटकेस बैग सब बेंच के सामने सटा कर रख लिए थे। पैर उन्हीं पर फैला लिया था जिस उसने जूते उतार दिए थे। मैंने भी अपना सामान वैसे ही रखा था, लेकिन लोई में सुकड़ा गठरी बना बैठा था। मैं कांप रहा था। धीरज मेरी स्थिति कुछ ही देर में समझ गया। उसने कहा, विनायक जी आप कांप रहे हैं, कंबल साल सब तो आपने उसे दे दिया, अब क्या करेंगे? मैंने कहा, कुछ खास दिक्कत नहीं है, इस लोई में रात कट ही जाएगी। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं इतने कपड़े पहनकर भी ठंड महसूस कर रहा हूँ, उस महिला का क्या हाल होगा? आप तो बड़े दयालु लगते हैं। आपकी तकलीफ, अपनी तकलीफ से ज़्यादा एक अनजान महिला, एक भिखारिन की चिंता ज़्यादा है। नहीं, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस उसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाने का प्रयास कर रहा था। मैं हल्के से हंसते हुए बोला, विनायक जी आज के ज़माने में इतनी दयालुता, ऐसी सोच का कोई मतलब नहीं है। लोग इसे बेवकूफ़ी समझते हैं, और यह भी कि ऐसे लोगों का लोग मिसयूज करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब चलिए, जो भी है, मैं समझता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल हूँ। इससे पहले यह कि जो आदत है, जो नेचर है मेरा, वह तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। हमारी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि फिर अनाउंसमेंट हुआ। आने वाली 3 और ट्रेनों के कैंसिल होने की सूचना दी गई, जिसे सुनकर मैंने धीरज से कहा, क्या बात है, एक के बाद एक ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं? ऐसे में लेट तो खूब होती हैं, लेकिन इस तरह एक साथ कैंसिल नहीं है। धीरज ने कहा, ठीक है, आप सब सामान देखिए, मैं इंक्वायरी से पता करके आता हूँ। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हो रही हैं या कोई और बात है? लौटकर धीरज ने बताया, आगे एक स्टेशन के करीब एक एक्सप्रेस ट्रेन ज़बरदस्त हादसे का शिकार हो गई है। बहुत से यात्रियों की डेथ हो गई है। पूरा ट्रैक जाम है, क्षतिग्रस्त है, इसलिए ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं। यह बताने के साथ ही उसने अपने मोबाइल पर एक न्यूज़ चैनल का लाइव प्रसारण ऑन कर दिया। चैनल पर वही न्यूज़ चल रही थी। हर तरफ उसमें हाहाकार मचा दिख रहा था। एंकर रिपोर्टर एक्सीडेंट के लिए कयास के आधार पर तरह तरह के कारण बता रहे थे, जिसमें सिग्नल को कोहरे के कारण न देख पाने, ठंड के कारण पटरियों में क्रैक, फिश प्लेट मेंटेनेंस की कमी से लेकर देशद्रोही शक्तियों द्वारा ट्रैक को नुकसान पहुंचाने आदि तक की बातें थीं। लोगों की चीख पुकार, खून खच्चर मुझसे देखा ना गया तो मैं धीरज के पास से अपनी जगह चला आया। फिर क्रोध में बोला, कितना बढ़िया विकास हुआ है अपने देश का। सबसे सुरक्षित कहे जाने वाली ट्रेन जर्नी भी सुरक्षित नहीं है। बराबरी करने चले हैं चीन जापान की। जापान में तो पिछले 50 साल में एक भी ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई। जय हो पगडंडी विकास की। यह कहकर मैं फिर से खुद को लोई में लपेट कर बैठ गया, सुबह होने का इंतजार करते हुए। धीरज ने भी चैनल बंद कर दिया। फिर से मुंह में तंबाकू दबा ली। इंक्वायरी पर जाते समय पुच्छ से थूक कर गया था। कुछ देर बाद चुप बैठा रहा, फिर मोबाइल ऑन करके अपने पैरों पर उसे टिका दिया। कंबल ओढ़े ही था, मोबाइल म्यूट मोड पर था। कुछ देर उसे ऐसे देखकर मैंने पूछ लिया, क्या देख रहे हैं? इस पर उसने गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए कहा, टेंशन फ्री चैनल देख रहा हूँ। जब वह बोल रहा था तो उसके मुंह से ढेर सारी भाप निकल रही थी, मेरे भी। मैंने कहा, ये कौन सा चैनल जो टेंशन फ्री कर देता है? ऐसे बहुत से चैनल हैं, ये देखिए। उसने मोबाइल थोड़ा मेरी ओर घुमा दिया। एक नज़र डालते ही मैंने कहा, ओह, तो ये है टेंशन फ्री चैनल। धीरज पॉर्न साइट देख रहा था। उसने कहा, विनायक जी कुछ भी कहें, कम से कम ये साइट्स मेरा टेंशन तो दूर कर ही देती हैं।
इसलिए इन साइट्स को मैं टेंशन फ्री चैनल कहता हूँ। मैंने कहा पता नहीं आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये टेंशन फ्री करते हैं या टेंशन फुल। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती उसकी तरफ मैं देखता भी नहीं। आप ये देखकर टेंशन फ्री होते हैं तो होइए, मैं तो आराम करूँगा। कहकर मैंने अपनी टोपी आंखों के करीब खींच ली। मन में चलता रहा कि कैसे जल्दी घर पहुँचूँ, शादी में टाइम से पहुँच पाऊँगा कि नहीं। ऐसे मौसम में सवेरे 10-11 बजे से पहले बस भी नहीं मिल पाएगी। रात भर जागना अलग है, नहीं कोई सामान ही लेकर खिसक गया तो और मुश्किल। मगर मेरी सारी कोशिश बेकार गई। पता नहीं कब नींद आ गई, मैं वैसे ही बैठे बैठे सो गया। नींद तब खुली जब एक चाय वाला चाय चाय करता सामान सामने से निकल गया। टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। धीरज पर नज़र डाली तो वह जागता मिला चाय पी रहा था। उसी ने चाय वाले को बुलाया था। नज़र मिलते ही बोला, विनायक जी आप तो खूब सोए, बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने कहा हाँ, पता नहीं कब नींद आ गई। तभी मेरा ध्यान लुई पर गया। यह देखकर कि मेरी लुई के ऊपर ही एक और लुई पड़ी है। मैंने उसे उठाया कुछ समझता कि तभी धीरज बोला, मैंने ही उड़ा दिया था। देखा कि आप सोते हुए भी काँप रहे हैं तो मैंने सोचा कि कैसे व्यक्ति हैं, दूसरे को आराम देने के लिए खुद को तकलीफ में क्या बल्कि अपनी जान ही खतरे में डाल रखी है। ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करने का कर्तव्य तो मेरा भी बनता है। लेकिन भाई, मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ, इसलिए कंबल खुद ओढ़े रहा कि मुझे ठंड ना लगे। लोई खाली थी तो वो आपको उड़ा दी। फिर कुछ देर बाद आपका कांपना बंद हुआ, आप गहरी नींद सो गए। इसी बीच धीरज ने चाय वाले को इशारा करके मुझे भी चाय दिलवाई। मैंने उससे चाय लोई दोनों के लिए धन्यवाद कहा। बोला, भाई आपने तो परिवार के सदस्य की तरह मेरा ध्यान रखा, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। गरम गरम चाय बड़ी राहत दे रही थी। प्लेटफार्म पर अब कुछ ज़्यादा लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई थी। तभी मेरा ध्यान उस महिला की तरफ फिर गया कि देखो उसका क्या हाल है, उठी कि नहीं। मगर उधर देखते ही मुझे तेज झटका लगा। उसे मैंने जो कंबल साल उड़ाई थी वह सब गायब थे। महिला उसी तरह अब भी पड़ी थी। खाने का जो सामान मैंने उसके सिरहाने रखा था वह भी गायब था। मैं जल्दी से उठकर उसके पास गया। करीब से उसे देखा तो मेरे होश उड़ गए। महिला के चेहरे पर मक्खियाँ लग रही थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि उस बेसहारा बेचारी के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। शायद रात में उसी वक्त उड़ गए थे जब मैं उसे कंबल वगैरह उड़ाकर कुछ देर बाद यह समझ बैठा था कि अब वह ठंड से राहत मिलने के बाद आराम से सो रही है। मुझे बहुत दुख हुआ। अपने को दोषी मानते हुए मैंने सोचा कि जब पहली बार इसे ठंड से कांपते हुए देखा था तभी इसे हॉस्पिटल भिजवाने का प्रयास करना चाहिए था। इसे ट्रीटमेंट मिल जाता तो यह बेचारी बेमौत ना मरती। साथ ही मुझे बेहद आश्चर्य और गुस्सा आ रही थी कि इंसानियत क्या दुनिया से बिल्कुल खत्म हो गई है कि एक मरते हुए प्राणी के तन पर से भी कपड़ा उठा ले गए। मैं मूर्तिवत खड़ा एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। मुझे बड़ी आत्मग्लानि महसूस हो रही थी कि बेचारी मेरी नादानी से मर गई। मैं इतना मूर्ख हूँ कि कब मुझे क्या करना चाहिए या भी तय नहीं कर पाता। तभी धीरज मेरी बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने उसे देखते ही कहा, अरे ये तो मर गई है। हाँ, लेकिन उस आदमी को क्या कहूँ जो इसका कंबल साल भी उठा ले गया। कैसे कैसे निष्ठुर लोग हैं इस दुनिया में। निष्ठुर क्या, हुआ भी इसी के जैसा रहा होगा। उसे भी ज़रूरत रही होगी तो ले गया। चलिए आइए, पुलिस आ गई तो दुनिया भर की पूछताछ हम लोगों से करेगी। मैंने सोचा इसे बचा तो नहीं सका, लेकिन कम से कम इसके अंतिम संस्कार का तो कुछ इंतजाम कर ही दूँ। मैंने धीरज से कहा, पुलिस क्या आएगी, अभी तो कहीं ठंड में दुबकी सो रही होगी। फिर मैंने जीआरपी को सूचना दी। धीरज का मन नहीं था कि मैं यह सब करूं। जीआरपी ने मेरा मोबाइल नंबर, नाम सब नोट कर लिया। उन्हीं से पता चला कि कई महीने पहले एक ट्रेन से इसे लेकर कुछ लोग उतरे, फिर इसे यहीं छोड़कर चले गए। यह कुछ विचित्र सी थी, कुछ बता नहीं पा रही थी। पूछताछ करने पर बस रोती थी। बहुत कोशिश की गई लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, यहीं मांगती खाती पड़ी रहती थी। उसकी व्यथा कथा सुनकर मेरा हृदय रो पड़ा।
बहुत क्रोध आया उसके परिवार वालों पर कि कैसे कमीने लोग थे जो ऐसी हालत में बेचारी को बोझ समझकर यहाँ लावारिस छोड़ गए। बड़े भारी मन से मैं धीरज के साथ स्टेशन से बाहर आ गया। उसके ढेर सारे सामान को बाहर लाने में मैंने पूरी मदद की थी। उसने अपनी आदत के विपरीत अपनी यात्रा कैंसिल कर दी थी और घर चला गया था। हम दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया था। हम दोस्ती की राह पर चल पड़े थे। मैं बस स्टेशन की तरफ चल दिया कि कुछ तो साधन मिले जिससे मैं घर अपने परिवार के पास पहुंचूं। रात में कई घंटे सो लेने से मैं राहत महसूस कर रहा था। धीरज की तरह पस्त नहीं था। बड़ी मशक्कत के बाद मुझे 11 बजे प्रयाग के लिए बस मिली। वहीं से मुझे किशनगंज के लिए ट्रेन मिलनी थी। बस स्टेशन से बस जब बाहर निकलने लगी तो मेरी नज़र स्टेशन में यात्रियों के बैठने के लिए बरामदे में बने सीमेंटेड बेंच पर चली गई। जो कंबल मैंने महिला को उड़ाया था वही उड़े एक अधेड़ सा व्यक्ति बैठा था। उसके ही बगल में उसी की हम उम्र एक महिला बैठी थी जिसने वही साल ओढ़ रखी थी जो मैंने रेलवे स्टेशन वाली महिला को उड़ाया था। मगर इस महिला को मैं इस मामले में अभागी नहीं कह सकता था, क्योंकि उसका पति या जो भी था कोई तो था जो उसके साथ था। बस रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। मेरी नज़र बस की खिड़की से बराबर उन दोनों पर लगी थी। धूल से गंदे उनके चेहरे, आदमी की धूल में सनी बरसों से ना बनाई गई उलझी कड़ी पूरी हुई पक चुकी दाढ़ी। वह दोनों भी भीख से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने वाले लग रहे थे। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि यह दोनों उस महिला के मरने के बाद कपड़े उठा रहे थे या उसके जीती जी जिसके कारण ठंड से वह मर गई। उनको मैं ओझल होने तक देखता रहा। बस अब तक स्टेशन से निकलकर मेन रोड पर आ चुकी थी। तभी मोबाइल पर पत्नी का फ़ोन आ गया। सवेरे 8 बजे जब उसका फ़ोन आया था तब मैंने उसे यहाँ जो कुछ हुआ वह नहीं बताया था। बस इतना कहा था कि टाइम से कुछ घंटे देर से पहुँचूँगा। फ़ोन रिसीव करते ही वह सुबुकते हुए बोली, बड़ा गजब हो गया। फिर उसने विस्तार से पूरी कहानी बता दी कि मेरे साले की जिस लड़की से शादी होनी थी उसके चाचा अपने 3 बच्चों पत्नी के साथ आ रहे थे। जिस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ उसमें उनकी परिवार से डेथ हो गई। लड़की वालों के यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। उसके परिवार के लोग डेड बॉडीज़ के लिए रवाना हो चुके हैं। शादी का होना तो अब मुश्किल ही लग रहा है। उसके परिवार वालों को जब फ़ोन किया गया तो तभी उन्होंने खुद ही कह दिया कि इस डेट में तो शादी नहीं होगी। सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके मना किया जा रहा है। पत्नी को मैंने शांत रहने को कहा। वह उस समय अपने मायके पहुंच चुकी थी। मैंने सास ससुर साले से बात की, उन्हें धैर्य रखने को कहा। पत्नी को बता दिया कि अब इस समय मेरे आने का कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए मैं बाद में आऊँगा। मैंने धीरज की तरह अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। बस स्टेशन से करीब 2-3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। मैं उसे वहीं रुकवा कर उतर लिया और वापस घर को चल दिया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि इन 70 सालों में देश ने न जापान चीन से आगे विकास किया होता, कम से कम उसके करीब तो होते, और तब देशवासी ऐसी दुर्घटनाओं, ठंड, गरीबी, भूख, गर्मी से यूं ही बेमौत ना मर रहे होते। ऐसे परिवार के परिवार तबाह बर्बाद ना हो रहे होते। हे ईश्वर, इस देश का भाग्य कब बदलोगे? देश के इन कर्ता धर्ताओं से तो उम्मीद रही नहीं, अब तुम ही कुछ कदम क्यों नहीं उठाते? मेरी यात्रा की तरह देश का विकास क्यों कैंसिल कर रखा है? हे ईश्वर कुछ तो बोलो। धन्यवाद मित्रों।